पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। आओ सुनते हैं गाड़ गदिनों के सुरीले गीत, आओ सुनते हैं गाड़। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश लखेड़ा हूँ। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इसकी शुरुआत आज आम आदमी पार्टी से करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अब उत्तराखंड में भी अपने पांव पसारने जाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में अगले कुछ महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पे अब चुनाव का शंखनाद बज चुका है। अब तक वहाँ मुख्यतः बीजेपी और कांग्रेस में ही सत्ता की अदला बदली होती रही है। नवंबर 2000 में यह राज्य बना था और तब से बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी इस राज्य में शासन में रही है। वैसे तो वहाँ राज्य की मांग को लेकर जो पार्टी बनी थी उत्तराखंड क्रांति दल, उसको असरदार होना चाहिए था, लेकिन अपने ही कई कारणों से, कमी से या जो भी कहिए, वो लगभग अब हाशिए पर है। ऐसे में उत्तराखंड में दिल्ली के केजरीवाल की पार्टी जब उत्तराखंड पहुंची है तो वहाँ बीजेपी और कांग्रेस में हलचल मची है। उनमें बेचैनी है। अब इस बेचैनी के भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक दो कारण हैं। जो हार और जीत का अंतर होता है वो 500 से और 2000 वोटों के बीच में होता है। अब बीजेपी और कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी यदि इतने भी वोट ले ले तो सत्ता के सारे समीकरण बदल जाएंगे। अब तक होता क्या रहा है कि ये दो पार्टियां रही है और ये कह सकते हैं कि इनमें एक अघोषित गठबंधन जैसा रहा है, समझौता रहा है कि इस बार हम सत्ता में आएंगे और अगली बार आप आ जाओगे। उसमें क्या होता था कि बहुत आक्रामकता से एक दूसरे के कमियों को सामने नहीं रखते थे। अब आम आदमी पार्टी आ गई है तो जाहिर है कि इनकी पोल खोलने में लग गई है वो। तो इन दोनों पार्टियों में इन दो बातों से भी बेचैनी हो रही है। अब वहाँ शंखनाद बज चुका है। केजरीवाल जी जाके वहाँ पर कर्नल कोठियाल को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है पार्टी का घोषित कर चुके हैं। वो एक अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, आर्मी में रहे हैं, और चूँकि आर्मी के बहुत से लोग उत्तराखंड में हैं, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें और भी कई फोर्सेज में ये लोग हैं, असम राइफल है, तो अधिकतर जो वहाँ है जो ये मार्शल रेस है गढ़वाली कुमाऊनी, तो इसके लोग जो है देशभक्ति और मुख्य धारा में रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ही हावी रही है। और जो क्षेत्रीय दल को यहाँ उभरना चाहिए था, उत्तराखंड क्रांति दल, अब वो लगभग मृत प्राय है। उसकी अलग मैं कहानी लेके आऊँगा कि वो किस कारणों से, किस कमियों से हाशिए पे चली गई। अभी सिर्फ मैं ये जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी गए उस पर केंद्रित कर रहा हूँ। आमतौर पर वहाँ ये जो सोशल मीडिया हम देख रहे हैं कि आम आदमी तो उत्तराखंड का वो देख रहा है शांत होकर दूर से, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पूरा टारगेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ठीक है, लोकतंत्र में चलता है, लेकिन लोकतंत्र में यह भी तो है कि कोई किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है। और इस तरीके से यदि आम आदमी पार्टी वहाँ अपना पैर पसार रही है तो उसमें कोई किसी को ऐतराज़ होना भी नहीं चाहिए। चूँकि वह दिल्ली में पिछले 6 साल से लगातार सत्ता में है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम ये देख लें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या किया है, और इस संदर्भ में उत्तराखंड के लोगों को जान लेना चाहिए। वैसे तो दिल्ली और एनसीआर में लगभग 20-25 लाख तक उत्तराखंड के लोग बताए जाते हैं, लेकिन इनमें अब आम आदमी पार्टी पर आते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, मैंने जैसे कि कहा, 6 साल से ही वो सत्ता में है और यहाँ पर वो पूरी कांग्रेस की जो है ज़मीन को खा गई है। अब कांग्रेस के उत्तराखंड में लोग डरे हैं कि यदि आम आदमी पार्टी बढ़ती है तो वो कहीं हमारी पूरी ज़मीन को न खा जाए। लेकिन यदि हम पंजाब में देखते हैं
तो इससे पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान नहीं कर पाई थी, बल्कि दूसरी पार्टियों को नुकसान हुआ था। हम देखते हैं कि पंजाब को हम देखें तो पंजाब में इसका उल्टा हुआ, वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आ गई थी और दूसरी पार्टियों को नुकसान हुआ। इसलिए यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किसको नुकसान करेगी। अब जैसे कि मैंने कहा, पहले हम दिल्ली को लेके आम आदमी पार्टी को देखते हैं कि दिल्ली में उसने कैसे शासन चला रही है और क्या कर रही है। मैं दिल्ली में मैंने 92 में मैं जनसत्ता में आया था रिपोर्टिंग में, और उसके बाद मैं सहारा में भी रहा, और ये समझिए कि 2000 तक लगभग 8 साल में दिल्ली के लोकल रिपोर्टिंग में रहा। मैंने दिल्ली के कई रिपोर्टरों से इस बारे में बात की कि जो दिल्ली को नज़दीक से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का शासन कैसा है। मैंने उनसे ये कहा कि 4-5 ऐसे काम बताइए जो आम आदमी पार्टी ने अच्छे किए, और 4-5 काम ऐसे बताइए जो उसको पसंद नहीं किए लोगों ने। तो अधिकतर रिपोर्टरों का ये कहना था, और जो मेरा भी मानना है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लोकल सीधी रिपोर्टिंग पे नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनसे बात की। उनका ये कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उन्होंने पूरे स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतरीन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आम आदमी पार्टी का मानना है कि बुनियादी ढांचा जो है वो सिर्फ सड़कों, बिजली, पानी या इनसे नहीं होता। बुनियादी ढांचा एजुकेशन में भी है और उसको भी बढ़ाएंगे, और उस तो क्या होगा कि उससे बच्चे बेहतर शिक्षा पाएंगे और बेहतर नागरिक पैदा होंगे, और वो देश की तरक्की में अच्छा योगदान देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली में उन्होंने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए। दिल्ली में चूँकि सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसलिए यहाँ पे जैसे इलाके के जो सोसाइटी थी या वहाँ के वेलफेयर एसोसिएशन होती है या दुकानदारों के एसोसिएशन है और भी कई थे, इनमें आपस में झगड़े होते थे कि कौन इसको लगाएगा, क्या लगाएगा। तो आम आदमी पार्टी ने ये बेहतरीन काम किया कि उन्होंने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। उससे ये हुआ कि आतंकवादियों पर भी नकेल कस दी गई, और चोरी और वगैरह जो भी होती है दुर्घटनाएँ या कई चीज़ें, छीना झपटी, डकैती, चोरी, ये सब उसमें कैमरे में आने लग गए। ये 2 उनके काम है। तीसरा काम उन्होंने किया, आईटी क्षेत्र में बेहतरीन प्रयोग किया है। जैसे कि अब आप घर बैठे बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, या और भी इन्होंने करीब 15-16 तरीके के काम इसमें दिए। उसका बेहतरीन उन्होंने सदुपयोग किया है। अब लोगों को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में धक्के खाने की। इसके अलावा उन्होंने एक कैश सिस्टम जो किया, जो गरीबों को इन्होंने कोविड काल उसमें अच्छी मदद की। वैसे तो केंद्र सरकार ने राशन वगैरह कुछ मुफ्त बांटा था, लेकिन उन्होंने क्या कि दिल्ली के जो गरीब लोग हैं उनका एक डाटा तैयार किया और घर घर में पर इन्होंने उनको कैश पैसा दिया। ये बड़ी अच्छी मदद की। इस तरीके इसके अलावा इन्होंने एक दिल्ली के जो पानी का टैंकर माफिया था उसको इन्होंने बंद कर दिया, ख़त्म। कई कॉलोनियों में ये टैंकर माफिया क्या करते थे, ख़ासतौर पे जैसे मैं द्वारका का उदाहरण देता हूँ, ये क्या करते थे कि इलाकों में कहीं आर्टिफिशियल वो पानी की प्रॉब्लम खड़ी कर देते थे, कहीं पानी नहीं भेजा, कहीं और डाइवर्ट कर दिया, या उसकी तोड़ देते थे कोई पाइपलाइन। इस इलाकों में पानी नहीं आता था, तो पानी नहीं आएगा तो टंकियों में पानी नहीं रहता था। अब चूँकि लोगों को पानी चाहिए, तो टैंकर माफिया क्या करता था कि यदि आपको 500 लीटर की टंकी भरवानी है, वो कहीं से भी लाते थे, गंदा वगैरह पानी ट्यूबवेल से निकाल के जो भी, तो उससे वो 500 रुपये लेते। 500 रुपये की टंकी भरने के 500, 1000 की 1000 रुपये, और इस तरीके से पानी चलाते थे, और इससे बहुत मोटी और लाखों करोड़ों रुपए ये कमाते थे। आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि पानी को उन्होंने ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, या जो भी कही, अब माफिया नहीं है, पानी लगभग सब जगह पहुंच जाता है। इन्होंने अपने ही टैंकर दिए, और उससे क्या हुआ कि ये माफिया ख़त्म होगा। इस तरीके से 4-5 काम इन्होंने बहुत अच्छे किए। अब दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ देखें, जो इनकी तरफ थोड़ा सा लोग कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं हुआ या नहीं कर पा रहे। एक तो सड़कों की जो मरम्मत का काम था वो लगभग ठप सा हो गया है। सड़कें अब वो दिल्ली राजधानी होनी चाहिए,
जैसे आप एनडीएमसी इलाके में चले जाएं, वहाँ की जो सड़कें हैं वो भी बाकी क्षेत्र में क्यों नहीं दिखनी चाहिए वैसे, जब उतना ही पैसा है। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने अपना जो बजट है वो पहले से दुगना तिगुना कर दिया है, जबकि उन्होंने कहते हैं कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, बिजली पानी के रेट नहीं बढ़ाए वगैरह, लेकिन वो सामने दिख नहीं रहा है। बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, जैसे कि पहले बहुत बड़े प्रोजेक्ट आते थे, बड़े फ्लाईओवर बनते थे वगैरह, वो नहीं आए। जिस तरीके से दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है सिस्टम वो है खराब हालत है। पिछले 10 साल में एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी गई। जो प्राइवेट बसें आ रही हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें एक उन्होंने काम नहीं किया। इसके अलावा मेट्रो का जो चौथे फेज का काम था वो बहुत लेट हुआ। 2016 में से शुरू हो जाना चाहिए था, ये 2020 में जाकर शुरू हुआ। इसके अलावा कोविड काल में इनका हेल्थ सेक्टर का मिसमैनेजमेंट भी सामने आया, उसमें भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। ये ठीक है कि इन्होंने बिजली पानी के रेट नहीं बढ़ाए और गरीबों को मुफ्त भी दिया, और इस तरीके से, और अब तो ये बसों में भी फ्री कर लिया, इन्होंने मेट्रो में भी कुछ ऐसा कर दिया है। लेकिन उसका ठीक है गरीबों को दिया जाना चाहिए, लेकिन उससे क्या हुआ है कि इनका बहुत पैसा जो है इन बांटने में चले गया, और ये माना जा रहा है कि इससे बड़े प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो पा रहे। एक और इनकी ये रही है कि ये आज भी पॉलिटिकली जो है मैच्योरिटी नहीं दिखा पाए। इनकी जो मैच्योरिटी दिखनी चाहिए थी वो नहीं। क्या होता है कि हर चीज़ में, हर कमी में, बात में, मुद्दे में ये खुद की कमी मानने के बजाय सेंटर पे या किसी पे दोष देने लग जाते हैं। एक मुख्यमंत्री का लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पे धरना देना या चीफ सेक्रेटरी से मारपीट की ये बात उठी, आरोप भी था, ठीक है वो बरी हो गए इस मामले में, पर मुद्दा तो उठा था। अब अदालतों से तो चीज़ें इसलिए भी बरी हो जाती हैं कि सबूत नहीं मिलते। सबूत मिलने का ये मतलब नहीं हुआ कि घटनाएं नहीं हुई। तो इस तरीके था, ये कह सकते थे गवर्नेंस के मामले में थोड़ा सा ये उतना अच्छा नहीं रहा। एक और बड़ा मुद्दा जो सीधे उत्तराखंड से जोड़ता है, उत्तराखंड से जो यमुना यहाँ आती है आज भी वैसी है, आप उसका पानी पीना तो क्या हाथ में भी रख नहीं सकते। लगभग 6 साल इनकी सरकार को हो गए हैं और यमुना वैसी की वैसी ही है। दिल्ली में भी कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, अब आम आदमी पार्टी यमुना का कुछ नहीं। उम्मीद कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी इसमें कुछ करेगी, लेकिन यमुना का कुछ नहीं हुआ। तो ये हमने उनका एक नज़रिया सामने रख दिया है। एक और है कि ये लोग उस तरीके से मीडिया फ्रेंडली नहीं है। मुझे याद है कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो लोगों से मिलते थे, उनके मंत्री मिलते थे, उनके सचिव जो विधानसभा के थे वो उनके दरवाजे खुले रहते थे, एस के शर्मा जी थे, और रिपोर्टर जाते थे, बातें समझते थे, मंत्री मिलते थे, ऑफिसर्स मिलते थे, विधायक मिलते थे। अब ये सब उस तरीके से मिलते ही नहीं है। जब मिलेंगे नहीं तो लोग समझे कि कैसे और कैसे उनकी बातों को सामने रखेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस सिर्फ वो जो बयान आ जाएगा उससे तो बातें नहीं बनेगी। तो इस तरीके से मैंने इस पार्टी की दोनों चीज़ें सामने रख ली, और तय उत्तराखंड के लोगों को करना है कि वो इस पार्टी के साथ जाते हैं नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो यदि व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ तो लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, और सिर्फ 2 पार्टियों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। उसमें कम से कम एक पार्टी तो रहे जो आवाज़ उठाए, उनकी बात, मुद्दों को उठाए, उनकी कमियां तो सामने रखे। अब आम आदमी पार्टी क्यों उत्तराखंड में दखल कर रही है, क्यों वहाँ जाना चाहती है, दखल नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे क्यों वहाँ अपने पाँव पसारना चाहती है। वास्तव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ही उसकी इच्छा ये रहती है कि एक तो वो जैसे सेंटर में उस सरकार राज करे, ठीक है। इसके अलावा एक होता है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए उसको कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। अभी तक बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी
बीएसपी और इस तरीके से यही 6-7 दल ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिला है। उसके लिए शर्त यह है कि किसी भी पंजीकृत दल को 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें मिलनी चाहिए। एक, यदि ये नहीं है तो दूसरा है कि किसी भी दल को 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए, 6% उसको वोट मिलना चाहिए। और लोकसभा में कम से कम उसको 4 सीटें जीतनी जरूरी है। इसके अलावा एक और तीसरा है, यदि ये नहीं होता तीसरा ये है कि किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में उसकी सरकार है, यहाँ तो नंबर 1। पंजाब में उन विपक्ष की पार्टी है नंबर 2। उसकी कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि यदि उत्तराखंड में भी इन्हीं किसी एक भी शर्त को पूरी कर लेते हैं, और गोवा में भी इनको बहुत अच्छी उम्मीद है इस बार, तो इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और ये पार्टी फिर ये समझ लिए कि ये 6-7 साल में ही जो है अपने को राष्ट्रीय पार्टी के में पहुंचा लेगी। इसलिए उसने पूरी ताकत झोंक रखी उत्तराखंड में। क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल पिछले दिनों जब उत्तराखंड गए थे तो उन्होंने वहाँ भी दिल्ली की तर्ज पर बिजली पानी आदि मुफ्त देने तथा कुछ सीमा तक मुफ्त देने और वहाँ की स्कूलों की हालत दिल्ली की तरह सुधारने का वादा किया। इसके अलावा वो भूमि कानून, कठोर कानून लाने की बात कर चुके हैं। इस तरह से वे तमाम मुद्दे जो जनता चाहती थी वो बोल चुके हैं। और हालांकि कांग्रेस भी भू कानून का समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी इसमें फंसी पड़ी है। इसलिए अब ये देखना होगा कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें ये मुद्दे और ये इन पार्टियों का जो संघर्ष होगा वो क्या रूप लेगा। भू कानून को लेकर लोगों का एक साफ नजरिया है कि शहरों में आप कोई भी रहिए, देहरादून, मसूरी, हल्द्वानी, कोटद्वार वगैरह, लेकिन कम से कम गाँव की, जंगलों की ज़मीन पे तो मत बेचने दीजिए। यदि जंगल नहीं रहेंगे, हिमालय नहीं रहेगा, तो ये गंगा यमुना भी तो एक सरस्वती की तरह हो जाएंगी और फिर पूरा भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वह बंजर हो जाएगा। वहाँ फसलें कैसे होंगी जब पानी नहीं होगा। तो ये उत्तराखंड की भूमि को बचाना पूरे भारत के लिए जरूरी है, अन्यथा फिर ये भी रेगिस्तान जैसे हो जाएगा। भाई इतना भारी कानून, और इसलिए लोग आम आदमी पार्टी की तरफ इस समय बड़ी अच्छी तरीके से जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा इस पार्टी ने एक और काम किया, दिल्ली में उत्तराखंड की जो गढ़वाली, कुमानी, जौनसारी भाषाएं हैं उनके लिए उन्होंने अलग से अकादमी बना दी, जो कि दिल्ली में न बीजेपी कर पाई न कांग्रेस कर पाई। दिल्ली और एनसीआर में लगभग 20 से 25 लाख तक उत्तराखंड के लोग हैं, और इससे एक संदेश तो गया है और वो उत्तराखंड में इस चीज़ को बताएंगे। इसलिए इन तमाम मुद्दों से इन कांग्रेस और बीजेपी में बेचैनी कि इससे पहले उसने आम आदमी पार्टी ने विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर कई राज्यों में इसने कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। तो अभी आम आदमी पार्टी की वो ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें या जो भी, लेकिन अभी उसकी कोशिश है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए, और इसलिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। और जितने वो वोट काटेगी, जितने वोट टूलेगी, उसका नुकसान कहीं बीजेपी को होगा और कहीं कांग्रेस को। ये जरूरी नहीं कि सीधा बीजेपी को ही नुकसान होगा या कांग्रेस को ही होगा। और आमतौर पर जो यूकेडी कहीं कहीं छुटपुट लेते, हो सकता है यूकेडी को भी इस बार वो हाशी पूरी तरह हाशी पे डाल दे। अब ये देखने वाली बात होगी। इसलिए अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव में कूद पड़ी है, उसको देखिए, परखिए, और अब आप देखिए कैसा होता है उत्तराखंड का चुनाव। आपको मेरी शुभकामनाएं। और ये हिमालय लोक चैनल के बाद यह संपादकीय न्यूज चैनल, इसका नाम आपको थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन संपादकीय न्यूज इसलिए रखा गया है क्योंकि आप खबरिया चैनल देखिए या चाहिए आप यूट्यूब के चैनल देखिए, यहाँ तक कि समाचार पत्र, उन्होंने खबरों का और विचारों का ऐसा घालमेल कर दिया कि पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैंने इस सत्य को स्वीकारते हुए नाम ही रख दिया संपादकीय न्यूज।
आपको ये वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए चैनल को। और जो मुख्य चैनल है हिमालयी लोक, वो हिमालय की संस्कृति, इतिहास, लोक, भाषा, सरोकारों आदि पर केंद्रित है और उसे भी अवश्य आप देखिए। अब अगली कड़ी का इंतज़ार कीजिए। और अभी चूँकि उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं, फिलहाल ये न्यूज़ की जो हमारे न्यूज़ व्यूज़ जो भी हम संपादकीय न्यूज़ देंगे वो उत्तराखंड पे ही अभी केंद्रित होंगे और इंतज़ार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत, नमस्कार। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। आओ सुनते हैं गाड़ गदिनों के सुरीले गीत, आओ सुनते हैं गाड़।